मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं। तो आपको पता है हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है डेली बेसिस पे वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताते हैं आपको, और भी क्या करते हैं उसके बाद हम जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको पहले बता दूं मैं कि क्लास के बाद हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनके सारे डायमेंशन चेक करेंगे जो पिछले एक हफ्ते में या उससे ज़्यादा टाइम में भी कोई भी चीज़ें अगर न्यूज़ में रही हैं तो उनसे हम क्वेश्चन बनाकर यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पहला हमारा आर्टिकल है वो क्या है? पहला हमारा आर्टिकल है सूरज कुंड मेला जो हो रहा है 2024 में। आपको पता है कि हरियाणा में हर बार सूरज कुंड मेला लगता है। उसमें हर बार क्या होता है, नई थीम होती है, नई चीजें होती हैं, हर बार चर्चा का विषय ही बना रहता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि थीम क्या रही थी या कब से कब तक हुआ था, एडिशन कौन सा था, उसका सारी चीज़ बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन वगैरह वनडे एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो मेला घूमने का अगर आपको शौक है तो आप यहाँ पे जाके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के खाने पीने की चीज़ें होती हैं, का मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि अपने आप मतलब ऑल ओवर इंडिया की जो भी चीज़ें हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करें तो एक बार जाके यहाँ पे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा क्या है, कब से कब होगा? 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ है ये, और कब तक चलेगा? तो 18 फरवरी तक चलेगा। 2 से 18 फरवरी तक चलने वाला है। हो कहाँ रहा है? सूरज कुंड मेला ग्राउंड जो फरीदाबाद में हरियाणा में हो रहा है, ये हर बार वहीं पर होता है। संस्करण पूछता है अगर आपसे कि कौन सा संस्करण है, 37 वहाँ संस्करण है ये, मतलब 37वीं बार ये आयोजित किया जा रहा है। थीम क्या है इस बार की? थीम इस बार की इन्होंने रखी स्पेशल, मतलब हर बार जो थीम सेलेक्ट करते हैं कोई स्पेशल स्टेट रखते हैं कि इस बार जो मेले में चीजें होंगी खाने पीने पहनने की या और भी चीजें होंगी वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड होंगी। तो इस बार इन्होंने थीम बनाया है गुजरात को। गुजरात से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आपको गुजरात के खाने पीने की चीज़ें पसंद है तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा, जो भी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास जगहों पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है सूरजकुंड मेला 2024 का ध्यान गुजरात के जीवन सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित करने पर कर होगा। वहाँ मतलब वहाँ पे जो भी चीजें हैं, मूर्तियाँ मूर्त चीजें जो भी हैं, कल्चरल है जो भी चीजें वहाँ पे क्या है, गुजरात से सारी चीजें रिलेटेड होंगी। इस वर्ष के संस्करण के लिए थीम राज्य के रूप में नामित किया गया गुजरात को। सजावट और स्टॉलों सहित मेला मैदान में गुजराती आकृति की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों को सजाया जाएगा। गुजरात जिसमें पहले 1997 में थीम राज्य के रूप में रेखांकित किया गया था। मतलब अगर आपसे इसे पूछा जाए कि इसके पहले गुजरात को कब थीम स्टेट बनाया गया था, 1997 में इसको एक बार थीम बनाया गया था, फिर से दोबारा बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें और भी क्या लिखा है, फिर सुर्खियों में लौट रहा है। 2023 संस्करण में मेले में 8 राज्यों को थीम राज्य के रूप में दिखाया गया था, जिसमें अगर आपसे पूछे कि 2023 में जो हमारा मेला हुआ था यहाँ पे, उस सूरजकुंड मेले में थीम क्या थी या कौन से राज्य चुने गए थे। जैसे इस बार सिर्फ गुजरात को रखा गया, पिछले बार जो 2023 में था कौन से राष्ट्र 8 राज्यों को मतलब 8 स्टेट चुने गए थे। नाम उनके देखते हैं क्या क्या थे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। मतलब जो भी नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया था, वहाँ की चीज़ें खाने पीने पहनने की, वहाँ का कल्चर दिखाया गया था। इस बार गुजरात की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब एक बार मैं गई हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं शायद जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ना की है, तो आप एक बार जरूर जाके देखिएगा। बात करते हैं महत्व क्या है, क्यों मनाया जा रहा है। तो क्या सूरजकुंड मेला भारत की कला संस्कृति और विरासत के जीवंत उत्सव के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है। जो हर बार रखते हैं ना, तो हर बार किसी न किसी स्टेट के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एक बार रूबरू कराने के लिए चीजें होते हैं, रखते हैं हम। ये देश भर के कारीगरों के लिए अपने पारंपरिक शिल्प और कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगर यहाँ पे जाएंगे ना तो बहुत सारे शिल्पकार जो होते हैं अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं ना हाथों से, उनका बिल्कुल बहुत फेमस है वहाँ की चीजें, वो सारी मिल जाएंगी आपको। और क्या है, आपको बहुत सारी नई नई चीजें, कौशल प्रदर्शन की चीजें जो होंगी, सर्कस वगैरह और भी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर क्या बोला, मेला ना केवल सांस्कृतिक है बल्कि स्थानीय कारीगरों को अनुभव और अवसर प्रदान करने के ग्रामीण आजीविका का भी समर्थन करता है। देखिए अगर कोई गुजरात से रिलेटेड व्यक्ति वहां पे आकर के अपनी चीजें, हाथ से बनाई हुई चीजें, कोई ऐसी चीजें ला के रखता है तो उसको भी एक तरीके से एक्सपीरियंस मिलता है दूसरी जगह पे जाकर काम करने का, और लोगों को भी उन चीजों के बारे में पता चलता है जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना होता है, नहीं देखा होता। क्योंकि बहुत छोटे छोटे कारीगर ऐसे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, आप सर आपको नाम भी नहीं बताऊंगा, चीजें भी नहीं बताऊंगी, ऐसी चीजें वो बना के बेच रहे हैं और हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उतनी दूर जाते नहीं है, वो यहाँ आते नहीं है। तो ऐसा मौका दिया जाता है, लोगों को भी दिया जा रहा है मौका। और जो शिल्प
शिल्पकार वगैरह हैं, छोटे कारीगर हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है कि वो आकर के हमारे यहाँ पे चीज़ें दिखाएं लोगों को, और लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में। यूनिकनेस जो हमारी है भारत की, वो सारी जो है लोगों को देखने को मिले, समझने को मिले। फिर और भी क्या लिखा है, भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक है और विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों को लोगों को जोड़ने वाले पुल के रूप में कार्य करता है। विविधता से आप परिचित हैं ही। बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हर 2-4 मील में पानी बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने रहने का सहन सहन का तरीका भी बदल जाता है। तो विविधता जो है बहुत सारी है हमारी। देखिए, अगर आप कहीं दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे एक ही भाषा होती है। अगर इंग्लिश बोले सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं सारे फ्रेंच बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहीं बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, सब खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है। तो सबका कल्चर जो विविधता बहुत है हमारे यहाँ पे, वो सब आप देखना चाहते हैं तो ये चीज़ें अपने आप में आगे होती रहती हैं ताकि लोग चीज़ें समझें, सबको जाने। ठीक है, बस आपको याद रखिएगा थीम क्या रखी गई है, थीम स्टेट क्या है। आपसे क्वेश्चन 2023 के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका करंट से पूछे। बहुत बार होता है कि आपको पता है कि नहीं पता है, पिछली वाली चीज़ें आपने ध्यान से देखी हैं, सुनी हैं, या आप सिर्फ इस बार रट के चले हैं, इस परिप्रेक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में बना हुआ भी है। पूनम पांडे करके एक मतलब एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उनका मतलब उनके बारे में न्यूज फैल रही है, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि कुछ जगह लोग बोल रहे हैं कि वो मर गई हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मरी हैं, तो आई डोंट नो क्या है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कैंसर जो चर्चा में बना हुआ है, जो कैंसर जिसके बारे में बात की जा रही है, वो होता क्या है। क्योंकि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं। लोगों को जानकारी होती है, कुछ को नहीं होती है। जिनको जानकारी होती है ना, उस शर्म की वजह से या मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्या सा अजीब सा फील करते होंगे साथ कि हम बताएंगे तो हो सकता है लोगों को पता नहीं क्या सोचे, इस चक्कर से भी लोग बताते नहीं है और टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फीमेल्स की बहुत डेथ होती है। तो हम एक बार जानकारी के लिए देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए पूनम पांडे के बारे में तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके बारे में तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, आप सबको पता ही होगा। बाकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है टॉपिक, बीमारी क्या है, कैसे है, और हमारे बजट में भी अभी चर्चा में रहा है, इसलिए हमें एक बार देखना जरूरी है। लिखा है 2023 का जो 2024 का जो एंथनिम बजट आया हुआ है, गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन, ये वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर गवर्नमेंट ये मतलब कैंसर के लिए एक मतलब वैक्सीन बना रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग जानते नहीं है ज़्यादा, ये बात अलग है। तो इसका हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, की पॉइंट्स क्या है। इनकरिंग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 सॉरी 9 से 14 साल की जब बच्चियां हैं छोटी, उनको ये कैंसर की वैक्सीनेशन दिया जाए ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उनको कम किया जा सके। मतलब इतने छोटे बच्चों को अगर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है तो मतलब है कि बहुत बीमारी जो है बड़े लेवल फैल रही है और इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले, इसलिए भी चीज़ें कर रहे हैं। फिर क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 है, विल बी एक्सपेडेटेड फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। जो सक्षम आंगनवाड़ी वगैरह कार्यक्रम चलते हैं, हमारे पोषण कार्यक्रम चलते हैं, उनमें भी चीज़ें क्या हो, अच्छे से चीज़ें खिलाने पिलाने की, जो पोषण वगैरह का भी बच्चियों को ध्यान रखने की बात कही गई है। फिर क्या है, यूविन जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताया गया है कि इंद्रधनुष, जो यूविन का जो इंद्रधनुष प्रोग्राम हमारा चल रहा था उसको रोल आउट करेंगे, उसमें भी कुछ नई चीज़ें ऐड करने की बात कही गई है। फिर उसमें क्या बोला गया, हेल्थ कवर जो है अंडर आयुष्मान भारत, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी ताकि जो ये बीमारी है, जो ये देखने को मिल रही है, कैंसर वगैरह देखने को मिला। देखिए कैंसर ना अपने में बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी बोलते हैं इसको। अगर आप किसी को भी कैंसर हो जाता है ना, तो उसके अगर आपने स्टार्टिंग 1-2 स्टेज में उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो लोगों की डेथ होना पक्का हो जाता है, और मतलब अपने आप में जो ट्रीटमेंट वगैरह खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कैंसर वगैरह का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, या फिर आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते रहिए कि चेकअप वगैरह लोगों को ना, जो भी लोग है ना इंडिया में क्या होता है, चेकअप कराने नहीं जाते, अरे चेकअप कराया था कुछ निकला नहीं, पैसे बर्बाद हो गए, ये थॉट रहता है, थॉट प्रोसेस लोगों का, ये गलत मानसिकता है। आप लोगों को चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि अगर शरीर में कोई बीमारी पनप रही है उसका पहले ही पता कर लें, इलाज अगर टाइम से हो जाए तो आपके पैसे भी बच जाएंगे इन फ्यूचर। देखिए अगर सेकंड से थर्ड स्टेज पे आप जाकर कोई चीज़ किसी चीज़ का किसी बीमारी का इलाज कराते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, साथ ही क्या होता है बचने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन आप पहले ही ट्रीटमेंट कराने, पहले ही चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो आप क्या उसका इलाज भी जल्दी से आसानी से कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। ज़िंदगी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें डाटा की बात करें तो कितने केसेस क्या क्या देखने को मिले हैं। दुनिया भर में जो सर्वाइकल कैंसर के 1/3 मामले सिर्फ भारत और चीन में है। अगर मतलब 1/3 जो मामले हैं भारत और चीन में ही देखने को मिलते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा ये मुद्दा है। देश में 2018 में सर्वाइकल कैंसर से कितने मामले आए थे, 97,000 आए थे, और 60,000 लोगों की मौत, मतलब 60,000 जो है 60K
पेशेंट्स की मौत हुई 2018 में। और देखें तो चीन में इस कैंसर के लगभग 1,60,000 मामले सामने आए हैं और 48,000 मौतें हुई, मतलब 48,000 मौतें जो कहाँ पे हुई, चीन में हुई हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इतने सारे लोगों की अगर डेथ हो रही है एक साल में, तो जाहिर सी बात है बीमारी अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके बारे में देखते हैं, अगर बात करें कैसे फैलता है, कैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब अगर इंटरकोर्स कोई मेल या फीमेल करते हैं जिनको पहले से बीमारी होती है या अनहाइजीन मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, बीमारी वगैरह है ये ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। क्या है, आयुष्मान भारत जो है एक्सटेंशन है, आयुष्मान भारत स्कीम कवर्ड एक्सटेंडेड टू ऑल आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। क्या किया गया है कि आशा वाले जो आयुष्मान भारत हमारी जो स्कीम है उसमें किसको किसको कवर करने की बात की गई, आशा हो गया, आंगनवाड़ी होगी, और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स उनको भी कवर करने की बात कही गई है। फिर ये सारी चीज़ें क्या लिखी, मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम एक लॉन्च की गई है, जिसमें लॉन्च किया गया स्कीम फॉर फैसिलिएट मिडिल क्लास होम ऑनरशिप फॉर दोज इन स्लम्स चॉल्स एंड रेंटेड हाउसेस। इसमें क्या किया गया है, जो मतलब बहुत छोटे दर्जे के, मतलब छोटे दर्जे मतलब ये है कि बहुत गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो चीज़ें अपने आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको कवर करने की इसमें बात की गई है। अगर आपसे पूछे कि किस वायरस के कारण ये बीमारी होती है, तो वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वायरस के कारण बीमारी होती है, ठीक है। ये वायरस वायरस से आपसे पूछता है, तो इसका नाम लिखा गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एचपीवी infections are common and often asymptomatic. Unrated cases in women are the main cause of the cervical cancer। क्या होता है कि जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं लोगों को पता नहीं चलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से भी लोगों की बीमारियां होती हैं। जो मेन कॉजेज हैं, अगर किसी को भी ये एचपीवी हुआ है तो उसमें होता ये है कि जैसे अगर आपको किसी का वेट बढ़ जाता है, या फिर होता है कि मतलब अब ड्यूरिंग आप इंटरकोर्स करने के पेन हो रहा है, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। इससे पता चलता है कि किसी को ये बीमारी है या नहीं है। अगर आप एक बार जाकर चेकअप कराएंगे तो आपको ये श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। जो भी लोग मतलब इस चीज़ को लेकर कंसर्न रहते हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है व्हाट इज नीडेड फॉर अ गवर्नर इन रिटिसेंस, ठीक है। इसमें बोला गया कि गवर्नर से हम अपेक्षा क्या करते हैं, क्या चीज़ें करें क्या चीज़ें ना करें, क्योंकि हाल ही में आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो गवर्नर का जो मतलब मुद्दा है वो बहुत हाईलाइट बना हुआ है। क्योंकि जो होता है ना, जैसे गवर्नर की पोस्टिंग वो होती है कि हाँ एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे या राष्ट्रपति की सलाह पर काम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाता है कि वो और स्टेट को कवर करने के लिए, स्टेट को कंट्रोल में करने के लिए अपने मन मुताबिक वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर देती हैं। इन चीज़ों को लेकर के मुद्दा बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो कैसे है, किस आर्टिकल में दी गई है, वो काम कैसे करता है, किन किन के तहत किन से सलाह ले सकते हैं, कौन कौन से वो चीज़ें कर सकते हैं, उनका देखते हुए, ठीक है। आर्टिकल बोला है, अगर आर्टिकल पूछे आपसे तो 153 से 167 जो है पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव है। गवर्नर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। अब अगर बात करें गवर्नर क्या है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारा स्टेट का हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और अगर आर्टिकल्स की बात करता है तो कौन सा हमारा 153 से 167 तक जो आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं। नाम और बात करें हम, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, डुअल रोल प्ले करता है। एक तो स्टेट भी संभालता है, स्टेट में क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर वार्ता करते हैं, कोई मुद्दा होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके साथ क्या होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मुद्दा होता है तो वहाँ पे बातचीत करता है, डुअल रोल निभाते हैं स्टेट पे भी और सेंटर में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, तो हमारा क्या लिखा है, जो हमारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1956 में, उसमें क्या है, गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। और आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कि क्या गवर्नर एक से ज़्यादा राज्यों को संभाल सकता है, या एक से ज़्यादा राज्यों का जो गवर्नर हो सकता है। तो हाँ, इसमें यस बोलेंगे आप, इसको आप यस मार्क करिए, क्योंकि क्या लिखा, गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स जो है वो संभाल सकता है। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1956 में, उसके तहत द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली इलेक्टेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या होता है, ना ही तो इसको डायरेक्टली चुनाव करते हैं हम कि जनता आए चुनाव कर राज्यपाल का, ना ही ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट वगैरह इनके डायरेक्टली इनकी अपॉइंटमेंट करे। एक अलग से प्रोसेस होता है, उसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है ना। और देखते हैं इसके बारे में,
नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही देखिए अगर कुछ कुछ हो क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर्स होते हैं उनको अपना एम्प्लॉय समझ करके काम करवाती है या उनको ऑर्डर्स देती है। तो इसमें लिखा है संविधान में कि जो गवर्नर है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। साथ में क्या इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, उसका अलग से काम करता है। क्वालिफिकेशन अगर पूछे कि किसी राज्य का राज्यपाल होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ, मतलब बहुत सिंपल है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड क्या, ही शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर आपने कंप्लीट कर ली है तो मुबारक हो, आप राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। तो जो लोग भी हैं, जो अगर एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पढ़ते रहते हैं, 30 हो गए, 30+, देखिए अगर आप उम्मीद मत हारिएगा, संविधान में दिया गया अगर आप भारत के नागरिक हैं, 35 साल से उम्र हमारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप राज्य के राज्यपाल भी बन सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच ऐसी होती है, जो पॉजिटिव अप्रोच ऐसी होती है जैसे आप जो सोचते हैं ना बार 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 बार, आपकी लाइफ में वैसे ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, तो आपके लाइफ में भी अच्छा होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अरे एग्जाम नहीं होगा, अरे यार ये नहीं हो रहा, अरे यार वो नहीं हो रहा, एक तो आप डिप्रेस्ड रहेंगे, चीज़ों को सोचते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे माइंड में, आपका माहौल भी नकारात्मक हो जाएगा, आसपास की चीज़ें भी नकारात्मक लगेंगे आपको। इसलिए हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, काम लाइए, एकदम सारी चीज़ें अच्छे से करते रहिए। और अच्छे से करते रहिए कि अरे यार इसमें नहीं हो, कोई नहीं, नेक्स्ट होता जाएगा, होगा, बस आप पढ़ाई करते रहिए, टाइम से लगे रहिए। इसमें देखते हैं हम चीज़ें और भी हैं हमारे राज्यपाल से रिलेटेड, और भी रखी हूँ मैंने, कन्वेंशन वगैरह हुए हैं। शुड बी एन आउटसाइडर फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, क्या होना चाहिए, अगर कहीं गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है तो वो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए। अपॉइंटिंग क्या है, प्रेसिडेंट इज अ रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके अपॉइंटमेंट होती है इनकी, लेकिन क्या है, वॉयलेशन हो गया है इसका, ये अभी फॉलो नहीं है। प्रेसिडेंट मस्त अपने मर्ज से किसी को भी, या मतलब अपने तरीके से ही उनको वो नियुक्त कर देते हैं। मुख्यमंत्री वहाँ के जो होते हैं, या मंत्रालय वहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, चीफ, उनसे बात करके ये चीज़ नहीं हो रही है। फिर क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट एंड हिज absence द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट है। 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, अगर आपसे पूछता है कार्यकाल कब तक है, तो 5 साल तक रहता है जिस दिन से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। फिर क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो मतलब जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं जब तक चाहते हैं। रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफेबल, अगर देखिए क्या होता है, अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना है, अगर आपको जो भी राज्यपाल है, तो या तो प्रेसिडेंट को देंगे, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो किन दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने अगर कहाँ से लिया, मॉडल कौन सा फॉलो करते हैं, हमने कहाँ कहाँ से मॉडल, मतलब मॉडल जो हम राज्यपाल जो हमारे राज्य में कैसे काम करेंगे, उनके पावर्स क्या क्या होंगी, ये हम कहाँ से फॉलो करते हैं, तो दो चीज़ देख लेते हैं। एक अमेरिकन मॉडल होता है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, अगर हम अमेरिकन मॉडल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नर का डायरेक्टली इलेक्शन करवा के वो लेके आते हैं। कनाडा में क्या ऐसा होता है, गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस या स्टेट होता है, अपॉइंटेड बाई गवर्नर, गवर्नर के द्वारा ही गवर्नर की नियुक्ति होती है। जनरल सेंटर है, वॉज एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये हमने ये कनेडियन जो मॉडल है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके, तो दो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट केस वगैरह रहे हैं इनसे रिलेटेड, इनकी नियुक्तियों से रिलेटेड, इनकी पावर्स से रिलेटेड, उनको एक बार देख लेते हैं क्योंकि आपसे पूछ सकता है। तो हमारा पहला क्या, सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन आया था 1983 में, गवर्नर से रिलेटेड जो था, क्या बोला उन्होंने, इट प्रपोज दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जब आप गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हो तो इनसे एक बार कंसल्ट करिए, जबकि होता नहीं, ऐसा कुछ भी किया नहीं जा रहा है। फिर दूसरा क्या लिखा है, ये सरकारिया कमीशन की सिफारिश थी। नेक्स्ट देखें अगर, क्या, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में आया था, जो बोला था द कमीशन सजेस्टेड दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये पहले बोला वायलेट हो रहा है। इसमें बोला क्या गया था कि अगर आप गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हो, जो प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे आप कंसल्ट करके वहाँ के गवर्नर की नियुक्ति करिए, लेकिन ये भी नहीं टाइम से हो रहा है, या नहीं सही तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, जस्टिस मदन मोहन पुंछी कमीशन जो 2007 में आया था, जो पुंछी कमीशन है, ये एक तरीके से सरकारी आयोग का एक एक्सपेंडेड लेवल है, मतलब उन्होंने जो चीज़ कही थी उसको उन्होंने थोड़ा बड़े लेवल पे बताई है, तो इस कारण देखते हैं हम। इन्होंने क्या बताया था, इट रिकमेंडेड दैट अ कमिटी कंप्रोमाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर
होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड द कंसर्न चीफ मिनिस्टर शुड चूज द गवर्नर। उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं और जो चीज़ें हैं उनके अलावा भी इन लोगों को भी मेंशन करिए, इन लोगों के साथ भी डिस्कस करिए अगर आप गवर्नर की नियुक्ति कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा ब्रॉड लेवल बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, द पुंछी कमीशन रिकमेंडेड deleting the doctrine of pleasure from the constitution but backed the right of the governor to sanction the prosecution of ministers against the advice of the state governor। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, इट आल्सो आर्ग्यू ऑन अ प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। जो स्टेट लेजिस्लेटिव की जो पावर है ना इम्पीचमेंट लाने की अगेंस्ट द गवर्नर, उसके बारे में भी इन्होंने बात कही है। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है जर्नलिज्म पर है। ये जो आपको जो वाक्य अभिव्यक्ति दी गई है ना, किसी को अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को बोलने के लिए अभिव्यक्ति जो आज़ादी दी गई है, उसका क्या हो रहा है, बहुत गलत फायदा उठाते हैं। जो हमारे रिपोर्टर्स वगैरह, आपको तो पता ही आजकल रिपोर्टिंग कैसे होती है। रिपोर्टर्स वगैरह क्या होता है, कोई भी फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि ये चीज़ें हैं। उससे क्या होता है, बहुत नेगेटिव चीज़ें देखने मिलती हैं, दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, फसाद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी ये कहा गया कि अगर आप कोई भी ऐसी न्यूज़ छाप रहे हो जिससे कि इन फ्यूचर या उस जगह पर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको सोर्स ऑफ न्यूज़ बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से ये सोर्स मिला था। क्योंकि ठीक है आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन क्या है, आप सोर्स जो सोर्स आपका है, जहाँ से आप न्यूज़ निकाल रहे हो, जहाँ से आपको सोर्स ऑफ न्यूज़ मिला हुआ है, वो बताना जो है आपके लिए मैंडेटरी है। ये आपके अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हुई हैं, क्योंकि आजकल देख ही रहे हो आप मीडिया कैसे काम कर रही है, बहुत अलग तरीके, मतलब जिस लिए बताया गया था उसको, जो बोलते हैं ना कि लोकतंत्र का एक पिलर होता है, पिलर तरीके काम नहीं करी वो। गवर्न जो भी उस टाइम मतलब रूलिंग पार्टी होती है उसके साथ ही काम करती है, पार्टी बदली, उनका तरीका बदल गया। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है आजकल। लिखा क्या है, कोर्ट सेज जर्नलिस्ट नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सोर्सेज, व्हाट इज द लॉ ऑन दिस। उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई न्यूज़ मिली है, कोई सोर्स है उसका, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते हो कि हमारा ये अधिकार है तो हम ये नहीं बताएंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। इस पर रूल्स वगैरह बताए हैं उन्होंने, उनको देखते हैं एक बार। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। मतलब उन्होंने बोला है कि आपको बताना ही पड़ेगा जांच एजेंसियों को कि आपने जो न्यूज़ छापी है वो कहाँ से मिली है। बात कर लें हम आर्टिकल 19 की। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से पूछेगा कि आर्टिकल 19A क्या है, 19B क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो हम उनको एक बार देख लेते हैं कि 19 जो आर्टिकल हमारा है, जो आपको आज़ादी देता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके बाद देखते हैं क्या बोला है। 19(1)A जो हमें बता रहा है कि सिटीजन है राइट टू कमेंट। अगर आप कहीं कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट करिए। पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में फेसबुक आया था ना, फेसबुक वगैरह आया था, तो हुआ ये था कि शायद मतलब मामला तो मुझे ध्यान से ठीक से याद नहीं है। हुआ यह था कि किसी बड़े नेता थे, उनके फोटो पे या वीडियो पे किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया था, तो उसको पुलिस उठा के ले गई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत है, या मतलब इतने बड़े नेता हैं, उन पे केस वगैरह FIR वगैरह होगा। फिर बाद में मामला खुल कर आया कि नहीं, आर्टिकल 19(1)A के तहत कोई भी आप कमेंट कर सकते हो किसी पर भी, ये कि आपको वहाँ के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो उनको बाद में छोड़ा गया। तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना इतना ब्रॉड हो गया, आप किसी पे भी कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए। अब तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उल्टे ऐसी चीज़ें ला रही है कि भाई हेट स्पीच वगैरह दे रहे हो, कुछ गलत नकारात्मक चीज़ें फैला रहे हो तो आप पे केस हो जाएगा। तो अब चीज़ें थोड़ी टाइम के साथ बदल रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19(2) भी क्या बोल रहा है, विदाउट वेपन पीपल कैन गैदर एनीवेयर। आप बिना हथियारों के कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हो। 19(3)C बोल रहा है परमिशन टू स्टार्ट एसोसिएशन, आप कोई भी संघ बना सकते हो। 19(4)D बोल रहा है ऑल हैव द राइट्स टू गो एनीवेयर इन द इंडिया विदाउट परमिशन। 19(4)D बोल रहा है कि आप इंडिया में कहीं पर भी विदाउट परमिशन जा सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर इंडिया से बाहर जाना है तो हमें कौन सा आर्टिकल ये अधिकार देता है कि हम इंडिया से बाहर कहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21 है कि अगर आप कहीं इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो वो आपको अधिकार देता है। ये अधिकार कभी कभी खारिज भी हो जाता है। अगर आपने कोई क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, आप निगरानी में हो, तो क्या होता है, आपको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह जब्त कर लिया था ताकि आप इंडिया में ट्रैवल करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप बाहर नहीं जाएंगे, देश छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारे देखें 19(5)E क्या बोलता है, ऑल हैव द राइट्स टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी रहना चाहें तो रह सकते हैं, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या हिमाचल प्रदेश
प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूल्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही जमीन खरीद के वहाँ रह सकते हैं वहाँ पे। वरना क्या होगा, जो पैसे वाले लोग हैं अच्छे अच्छी जगह खरीदेंगे, वहाँ होटल्स बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे, इससे क्या होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ कोई भी अधिकार आपको एब्सोल्यूट नहीं दिया गया, कुछ ना कुछ इसमें रोक टोक लगाई गई है। तो ये भी, बट आपको याद रखना है कि 1905 बोला है ऑल हैव द राइट्स टू लिव एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट बात कर 1906 की, तो क्या ऑल हैव द राइट्स टू डू बिजनेस जॉब एनीवेयर इन इंडिया। आपको राइट है कि आप कहीं में मस्त जॉब करिए, पैसे कमाइए, सेटल हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा है वो है आर्टिकल 19(1). तो क्या ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी टू ऑल सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो है आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप बिल्कुल जो भी बोलना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर कैसे भी आप बोल सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आप हेट स्पीच नहीं फैला सकते हो। इसके अगेंस्ट लॉज वगैरह अभी आए हैं हाल ही में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि हाउएवर दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। मैंने बोला एब्सोल्यूट नहीं है फ्रीडम ये। अंडर आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट फॉर सर्टेन पर्पस विच आर फॉलोड। आप कुछ रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पे 6-7 रूल्स दिए गए हैं। अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हो तो आपको सजा हो सकती है, आपके नाम FIR हो सकती है, आप पर कार्यवाही की जा सकती है। तो आपको जो राइट टू फ्रीडम दिया गया है आपको करना है, लेकिन इन दायरों में रहकर करना है। तो हमारा पहला दायरा क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, उस पर ठेस नहीं पहुंचानी है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट जो है, अगर हमारा कोई फॉरेन स्टेट का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है, फ्रांस, जर्मनी, जापान या USA, तो आपको वो चीज़ें भी नहीं खराब करनी है। अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का दायरा मतलब फ़ायदा उठाना नहीं है इस तरीके से, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवहेलना नहीं करनी है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस, कोई ऐसा ऑफेंस वाला काम नहीं करना है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फिर क्या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, डिफेमिनेशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें कि आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और इन चीज़ों के अंदर रहते हुए ही आपको अपने अधिकार का फ़ायदा उठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेट किए हैं। पुराने जो भी कुछ दिनों में चर्चा में रहे हैं आर्टिकल्स, उनसे क्वेश्चन बनाए हैं, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सके। देखिए अगर आप हमें डेली फॉलो करें ना, डेली क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं ये। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा। ऑप्शन हमारे हैं मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। जिसने भी अगर ये न्यूज देखी तो उसको पता होगा आंसर क्या है। आंसर है असम। असम में ये पहला खोला गया है। क्या नाम है उसका, भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है। तो कुछ न्यूज हमारी है उससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं हम क्या लिखा है। असम के डिब्रूगढ़ में यह पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। इसकी आधारशिला रखी गई है हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, और इसका नाम होगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इसका ये नाम होने वाला है। तो अगर आपसे नाम पूछ रहा है तो आप नाम याद रखिएगा। नींव किसने रखी है, तो हमारे जो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी है। अगर एरिया की बात करता है तो 15 एकड़ में ये बनाया जाएगा, और अगर लागत की बात करें 100 करोड़ रुपए लागत आएगी इसमें, ठीक है। इसमें होगा क्या, उसमें होगा जैसे इलाज हम करवाते हैं ना, अभी हम किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ होंगी, इंजेक्शन होंगे, मतलब बहुत नई नई चीज़ों से आपका इलाज किया जाएगा। लेकिन जो ये हॉस्पिटल, उसमें क्या होगा, चिकित्सा आपकी जो की जाएगी, आपकी जो इलाज किया जाएगा वो प्राकृतिक तरीकों से किया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे रखी हैं जो भारत में पहली हैं, अपने आप में यूनिक हैं और मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो पहला क्या लिखा है, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखें क्या है, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है, तो तेलंगाना में खुलेगा। याद रखिएगा, देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वानिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो तेलंगाना है, अगर आपसे पूछा कि वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है तो वो है उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट देखें, भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया है। नाम क्या रखा है, तो नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइन हमारी, WHO ने भारत में कहाँ पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया, तो जामनगर गुजरात में किया है इन्होंने एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हमारा क्या है, जो एम्स है, कौन सा एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना है, तो
दिल्ली, एम्स दिल्ली में क्या है, फायर स्टेशन अस्पताल के अंदर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य क्या बना है। आप मुझे बताइए कि ये राज्य कौन सा है जिसने पहली बार आई जो इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन सुविधा होती है, जिसमें बच्चे जिनके मतलब जिनको क्या होता है एग वगैरह स्टोर कराने होते हैं, या फिर जो होता है जिनके डायरेक्टली जो नेचुरल प्रोसेस से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, मेल या फीमेल में कोई कमी होती है ना, तो अपने स्पर्म या एग्स को वहाँ पे एक ट्यूब होती है साइंटिफिक तरीके से, उसमें बच्चे पैदा मतलब बच्चे उसमें एग जो वगैरह हैं वहाँ पे डेवलप करा के फिर किसी फीमेल के घर में रखे जाते हैं। तो जो आईवीएफ सुविधा देने वाला फ्री में, ये बहुत महंगा है ट्रीटमेंट, ये बड़े बड़े अस्पताल में बहुत चार्ज करते हैं, तो फ्री आईवीएफ सुविधा देने वाला देश का कौन सा राज्य बना, तो आप मुझे ये सर्च करके कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करेंगे हम, पहले देखते हैं कि आंसर क्या है इसका। बोला है कि वेटलैंड्स जो हमने मनाया है वेटलैंड्स डे, उसका जो थीम क्या था, तो ऑप्शन हमारे हैं वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एक्शन, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हमारा होगा वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। मैंने पढ़ाया था आपको कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण करके इनकी थीम रखी है, तो हमारे नाम थीम क्या है, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये इनकी इस बार की थीम रही। बात करें इसके डे के बारे में तो 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं हम, ठीक है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में पहली बार, तो ईरान आपको याद रखना है, शहर कौन था, रामसर। 1971 में यहाँ पे पहली समिट हुई थी। उसके बाद हमने पहली बार कब सेलिब्रेट किया था, तो 2 फरवरी 1997 को हमने पहली बार ये सेलिब्रेट किया था। अगर बात करें हमने इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 1982 में, 1982 में इंडिया ने ये कन्वेंशन ज्वाइन किया था, ठीक है। बात करें अगर वेटलैंड्स की, तो हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड्स वगैरह हैं, तो हमारे इंडिया में पहले 75 वेटलैंड्स थे, अभी कितने हो गए हैं, पहले 75 थे, 2024 में कितने जोड़े गए हैं, 2024 में 5 जोड़े गए, तो हमारा टोटल अगर बात करें तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास 80 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। अगर बात करें आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हमारे हैं तमिलनाडु में है 16, यूपी में कितने हैं, यूपी में है 10, आपको याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा हो जाता है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगर देखें क्या है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है। मानव डीएनए बैंक मतलब डीएनए बैंक है, आप वहाँ पे जाइए, मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन पूछ रहा है बीएचयू है, जेएनयू है, आईआईटी इंदौर है, आईआईटी कानपुर है, तो हमारा आंसर क्या है, बीएचयू में बनाया जा रहा है, बीएचयू में बनाया जा रहा है मानव डीएनए। उसमें क्या होगा, आप मशीन लगा दी जाएगी, आपको डीएनए चेक करवाना है अपना या किसी चीज़ का, किसी का डीएनए वगैरह, तो आप बाल नाखून या किसी चीज़ से आप वहाँ पे डीएनए आसानी से चेक कर सकते हैं। जो पहले होता था ना कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, डीएनए चेक कराना है, फिर रिपोर्ट आएगी, तो ये चीज़ें ना हो और थोड़ा डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ किया जाए, तो इसलिए स्टार्ट किया गया। देखते हैं इसके बारे में क्या है। बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बना रहा है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से भारत में बनाई गई है, ठीक है। ये मशीन किसी भी जैविक सामग्री या खून, लार, बाल, फिर टिश्यू डीएनए निकाला जा सकता है। मतलब आप बस वहाँ पे मशीन में सामान रखिए, मशीन में वो चीज़ रख दीजिए, वो आपको बता देगा डीएनए किसका है, ठीक है। इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का ब्यौरा एक ही क्लिक पर डॉक्टरों के सामने आ जाएगा। विवाह के दौरान ही आने वाली पीढ़ियों में होने वाले रोगों के बारे में आगाह किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, आप वहाँ पे डीएनए रखिए, आपने कौन कौन सी दवाइयाँ कभी ली हैं, आपको कौन सी बीमारी रही है, इन फ्यूचर आपको कौन सी बीमारी वगैरह ऐसी होने के चांसेस हैं, या फिर आपकी पीढ़ियों से अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो सबका पता लग जाएगा आपको। होता क्या, जैसे होता है शादियाँ वगैरह होती हैं और लड़का या लड़की में कोई ऐसी बीमारी है जेनेटिकली चल रही है उनको और उन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि ये मेडिकल, देखिए कुंडलियाँ मिलवाते हैं शादी करते टाइम, लेकिन ना मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं किसी भी लड़के या लड़की का कि उनके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, इन फ्यूचर शादी वगैरह अगर होती है तो बच्चों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, चीज़ें लोग चेक नहीं कराते। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, इसलिए लिखा क्या है, विवाह के दौरान ही आने वाली पीढ़ियों में होने वाले रोगों के बारे में आगाह किया जा सकता है। कि मतलब शादी से पहले आप चेकअप करा लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, तो कि आने वाले जो अगर शादी के बाद किसी मतलब आपके बच्चों में या किसी को भी कोई बीमारी होने वाली है, आपको पहले से पता हो। ठीक है, देश में हैदराबाद, मैंने कुछ चीज़ें एक ऐड की हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऐड की हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी बायो से रिलेटेड है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनसे। तो बोला है देश में हैदराबाद स्थित लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु लाकोनेस प्रयोगशाला ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। इसमें ये मात्र एक ऐसी जगह है पे
उत्तर भारत में वन्य जीवों के लिए पहला डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली बनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर पूछा क्वेश्चन आपसे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आप मुझे बताएंगे। ये आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन देख करके आपका मन करे ना अगर कि यार इसका आंसर निकालना है, मैम ने बोला था यार कहीं देखा था, आंसर ढूंढना, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्यूरियोसिटी होती अगर आपके अंदर है ना, तो आपको सब जवाब, सवालों के जवाब जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो अच्छी है अपने आप में, आपकी नॉलेज बढ़ती है इससे। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे आपने अगर देखा कि मैंने कुछ पूछा, तो आप उसका जवाब भले ही कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में अगर देते तो अच्छी बात है, मुझे लगेगा चलो आपको एफर्ट्स जो मेरे हैं वो समझ में आ रहे हैं। अगर आप नहीं भी करते तो एटलीस्ट अपने आप के लिए भी देखिएगा, ठीक है। डी देखिए हमारा क्या लिखा, किस राज्य ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डाटाबेस बनाकर इतिहास रचा, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। हमारा ई है भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नागपुर पर किया गया है, ठीक है, नागपुर में है ये। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए क्वेश्चन याद ढंग से पढ़िए, बोला है पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ बच्चों को कुछ मतलब अफवाह ऐसी फैले, पेमेंट पेटीएम ही बंद हो गया, पेटीएम पेटीएम नहीं बंद हुआ, पेटीएम जो पेमेंट बैंक का काम कर रहा था ना, जो बैंक की तरह काम कर रहा था, वो चीज़ें बंद हुई हैं। तो ऑप्शन सबको पता है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो बंद हुआ है। हुआ क्या है, जैसे अब आप कह सकते हो ना कि ऐसा बंद क्यों करवा दिया है, इसको ये मतलब पेमेंट को पेटीएम को बहुत बार ऑलरेडी आरबीआई ने बोला है चीज़ें सुधारिए, लेकिन क्या हो रहा, बार बार बोलने के बावजूद भी जब उन्होंने लगा कि ये हमारी बात इग्नोर कर रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा, तो क्या हुआ, उन्होंने पेमेंट बैंक का जो प्रोसेस होता है वही बंद करा दिया। तो 29 फेब ये लास्ट डे है जो आप बैंकिंग जो सुविधाएं लेते हैं पेटीएम की, वो ले सकते हो। उसके बाद जो है पेटीएम आपको कोई भी बैंकिंग सुविधाएं नहीं दे पाएगा, साथ ही ना ही कोई नया यूजर वो ऐड कर सकता है। आपको ये याद रखना। हो क्या रहा था कि एक लिमिट होती है ना, पेटीएम जो बैंक की थी, एक लिमिट होती थी कि आप भाई आप इतने से ज़्यादा चीज़ें, इतना फंड ही किसी यूजर को दे सकते हैं, या इतने से ज़्यादा पैसा उनके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। इसका भी, इस लिमिट का भी क्रॉस कर रहा था। कई बार क्या था, लोग इसको क्या कहते हैं, यूज़ कर रहे थे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, या बहुत सारे घोटाले वगैरह चीज़ देखने को मिल रहे थे। और साथ में क्या था कि आरबीआई ने देखा जो पेटीएम की जो मतलब पेटीएम की जो मेन इंपॉर्टेंट जो बैंक मतलब संस्था है जिसके तहत पेटीएम काम करता है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइनीज थे। तो हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जो हमारे इंडियन यूजर्स वगैरह उनका डाटा जो है चाइनीज कंपनियों के पास जा रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो इसलिए भी कई बार बोला गया था या तो आप अपने इन्वेस्टर्स हटाइए, या फिर हम अपने यहाँ से पेटीएम को बंद करने के लिए आगे कदम उठाएंगे। तो वही हुआ है। तो देखते थोड़ा पेटीएम के बारे में पॉइंट्स देखते हैं क्या है। 28 नवंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में है। पेरेंट कंपनी क्या है? 197 कम्युनिकेशन। देखिए क्वेश्चन कहीं पूछे ना पूछे, आपसे पेटीएम की पेरेंट कंपनी जरूर पूछेगा। तो ये पेरेंट कंपनी है, इसी पे चाइनीज इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। लगभग 10% शेयर्स वगैरह थे जो चाइनीज व्यक्तियों के पास थे। बात करें तो कौन से हैं इस मतलब जिन्होंने एस्टेब्लिश किए, विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना था। आप मुझे बताइए कि पहला कौन सा ऐसा है, कौन सी कंपनी है जिसने पेमेंट बैंक जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगर तो बोला है वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्माता कौन बना है। मतलब जो गाड़ियां वगैरह ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो भी गाड़ियां वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, वो पहले होती थी किस कंपनी की, और उसी को पूछ रहा है कि जापान को पछाड़कर को कौन सा ऐसा कंट्री है जो नंबर 1 पे आ गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चाइना। चाइना ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। क्या करा चाइना, क्या करा, आजकल जमाना क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। तो चाइना इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि एक्सपोर्ट जो पहले जापान की गाड़ियों का होता था, अब क्या हो गया, लोग ना शिफ्ट कर गए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ। तो वो बना रहा है चाइना, इसलिए इसका एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है जापानीज किस गाड़ी का होता है, तो वो टोयोटा है। टोयोटा जो कंपनी है जापान की है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी का होता है। ये दिखा है, वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटो मेकर कंपनी है टोयोटा। आपसे अगर पूछता है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतरिम बजट में 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रखा गया है। राजकोषीय घाटा प्रतिशत जो अभी राजकोषीय घाटा जो है अभी हमारी जो वित्त मंत्री उन्होंने बताया, तो वो कितना प्रतिशत बताया है कि आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे 4.5%, 4.2%, 6.1%, 5.8%। तो उन्होंने बताया है 5.8%।
5.8% जो हमारा है, ठीक है, राजकोषीय घाटा रहने वाला है। और राजकोषीय घाटा होता क्या है, जैसे आपको आपको घर वाले आपको दे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च करने हैं देखो महीने में, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या करो, आप 12,000 खर्च कर दो, 2,000 कहाँ गया, 2,000 आपने कहीं से लोन ले लिया दोस्तों से, वो नुकसान हो गया, क्या हो गया, आपने घाटा कर लिया। मतलब पेरेंट्स आपको दे रहे इतना, इनकम इतनी ही है, लेकिन खर्चा आप इतना कर रहे हो, तो खर्च से ज़्यादा जब आप खर्च मतलब इनकम से ज़्यादा आप खर्च करते हो ना, तो जो भी उसका रिमेनिंग परसेंटेज आता है या अमाउंट आता है, वो ही होता है आपका घाटा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि हम 2025-26 में इसको करने वाले हैं, 5.1% तक रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सारे डिस्कस कर दिए हैं, सारे उनके डायमेंशंस कवर कर दिए हैं, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको, ताकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, उनका फीड मतलब उनका बैकग्राउंड भी आपको बताती हूँ, उनके सारे डायमेंशन से बताती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए। चलिए ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारा वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी वगैरह की नीड है, तो आप हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो 6 to 12 सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। 6 to 12 है, बाइलिंगुअल है, तो दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा, बेसिक टू एडवांस भी है, ठीक है। और जो भी आर के एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, अगर उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। हम 75 रुपीज़ में 60 टेस्ट दे रहे हैं, और आपको 51 में 30 टेस्ट दे रहे हैं ARO के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।